myself SK Verma. Once again, I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं और उसके सॉल्यूशंस को कैसे समझा जाए, उसको कैसे किया जाए, इसके बारे में आप हमारे साथ सीखते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है अभी तक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें इस बार हम देख रहे हैं कि हम कौन से हमने टर्म्स को सिलेक्ट किया आपके साथ डिस्कस करने के लिए। पहले देखते हैं कौन कौन से टर्म्स हमारे पास। दैट इज नंबर 1, इट इज बैड डेट, देन बैलेंस शीट, बुक वैल्यू, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डेप्रिसिएशन। तो ये सभी टर्म्स जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहला टर्म हमने इस बार लिया है बैड डेट। बैड डेट, देखिए बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना आज की डेट में बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं और उसमें ज्यादातर ट्रांजैक्शन हम ये भी देखते हैं कि कैश हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें क्रेडिट भी होंगे, यानी बिना कैश के ट्रांजैक्शन भी होते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पर कैश का कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सपोज दैट फर्म ए ने फर्म बी को गुड्स सेल किया है या सर्विस प्रोवाइड कराई है, लेकिन उधार क्रेडिट पर। तो जो फर्म ए ने अगर फर्म बी के साथ ऐसा ट्रांजैक्शन किया है, तो फर्म बी एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि अपना उधार पे करने में अनेबल हो जाते हैं, यानी फर्म बी फर्म ए को जो उन्होंने क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया था उसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डेट होगा ये फर्म ए के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बिकम अ बैड डेट। क्या हो जाएगा, ये डेट फर्म ए के लिए फर्म बी जो है, फर्म बी ने बोल दिया कि वो इंसॉल्वेंट हो गए, यानी किसी भी वजह से अपने उधार का पेमेंट नहीं कर पा रहे, लीगली डिक्लेयर कर देते हैं कि आई एम अनएबल टू पे माय डेट्स। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि वो जो डेट है फर्म ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डेट बैड हो गया। ठीक है, अनएबल टू पे मींस द अमाउंट इज इरिकवरेबल। अमाउंट इज इरिकवरेबल, अमाउंट अब फर्म बी से रिकवर नहीं कर पा रहा है, जितना भी नहीं रिकवर कर पा रहा है। हो सकता है कि पूरा का पूरा ना रिकवर कर पाए, हो सकता है कि कुछ पोर्शन ऐसा रह जाए जो कि वो रिकवर नहीं कर पा रहा है। सपोज दैट 10,000 रुपए का डेट था फर्म बी, फर्म ए के लिए 10,000 रुपए के लिए डेटर थे, और जब एक सिचुएशन आती है तो फर्म बी से केवल 5,000 रुपए ही रिकवर कर पाते हैं। तो जो रिकवर नहीं कर पाए उससे, ठीक है, उसके स्टेट्स को बेचकर, उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर या लीगल प्रोसीजर के थ्रू अगर जितना अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता है वो हो जाता है बैड डेट। ठीक है, तो अमाउंट ओड टू द बिजनेस दैट इज रिटन ऑफ बिकॉज ऑफ इरिकवरेबल, यानी इसको राइट ऑफ करना होता है। और ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लॉस है, और ये लॉसेस जो होते हैं इस बैड डेट को जो राइट ऑफ किया जा रहा है इसे क्या करेंगे हम, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉसेस आर डेबिटेड, ओके, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो ये जो लॉस होगा बैड डेट का, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट करते हैं। चलिए अगला टर्म देखते हैं, हमारे पास बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट टर्म बड़ा पॉपुलर सा है, आप लोगों ने इसको अक्सर सुना होगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या है और स्पेशली अकाउंटेंसी में ये कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट एक तरीके से एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे आपका अपना बैंक अकाउंट होगा तो आपको वहां से एक स्टेटमेंट मिलता है ना, कि आप चाहें तो उसको क्वार्टरली ले सकते हैं या मंथली स्टेटमेंट ले सकते हैं अपने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का। तो बैलेंस शीट क्या है, एक तरीके का एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या शो करता है, यहाँ पर बैलेंस शीट से हमको रिलेट करते हुए समझेंगे यहाँ पर। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, किसका स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन टर्म देखिएगा, फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल
और एन एंटरप्राइज, यानी किसी भी एक पर्सन का हो सकता, इंडिविजुअल का हो सकता है या किसी एंटरप्राइज का हो सकता है, ठीक है। तो एट अ गिवन डेट, यानी एक पर्टिकुलर डेट पर होगा, ये इसका हाईलाइटेड पॉइंट है। पर्टिकुलर डेट पर सपोज दैट की क्लोजिंग डेट होगी, क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर का। नॉर्मली जो बैलेंस शीट आप देखेंगे तो बैलेंस शीट आपको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में मिलेगी। सपोज दैट अप्रैल 1 टू 31 ऑफ मार्च का फाइनेंशियल ईयर लिया गया, तो आपको जो बैलेंस शीट जो स्टेटमेंट ये पोजीशन का होगा, असेट्स और लायबिलिटीज को डिपिक्ट कर रहा होगा, ये 31 मार्च में आप इसको देखेंगे। जो स्पेसिफिक डेट है वो क्या है, 31 मार्च पर ये नॉर्मली देखने में आता है। अलग अलग प्रोसीजर्स जैसे फॉलो करते हैं, तो कुछ में आप देखेंगे कि बैलेंस शीट 31 दिसंबर पर भी कई जगह शो करते हैं, लेकिन कभी भी कंपनी बैलेंस शीट जो होगी वो अगर आप देखेंगे तो आपको 31 मार्च की डेट पर ही बनाते हुए आप देखेंगे इसको लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो और एन एंटरप्राइज एट गिवन डेट दैट डिपिक्ट्स, क्या क्या चीजें ये शो करती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के स्टेटमेंट में फाइनेंशियल पोजीशन में आपको क्या क्या चीजें देखने में आएंगी, असेट्स हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं, लायबिलिटीज हम लोग इसके बारे में भी जान चुके हैं, कैपिटल हम लोग इसके बारे में भी जान चुके हैं, अपने पिछले वीडियोस में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फिर है रिजर्व एंड अदर अकाउंट बैलेंसेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू, यानी ये जितने भी चाहे असेट्स है, लायबिलिटीज है या कैपिटल है या जितने भी रिजर्व वगैरह है, ये बुक वैल्यू पर बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं और रिस्पेक्टिव साइड में शो किए जाते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, एक होता है लायबिलिटी साइड और एक होता है asset side. So respectively these heads are shown there depicting the position of the business, position of that enterprise. चलिए देखते हैं अगला टर्म क्या है हमारे पास। हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा that is book value, तो देखिए book value क्या होता है। What is book value? Book value is what amount at which item appear. Amount at which item appear in the books of account और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बुक्स में वो आइटम किस वैल्यू पर शो हो रहा है उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें असेट की बुक वैल्यू, कितनी उसकी जो वैल्यू है वो बुक्स में अकाउंट्स में शो हो रही है, अकाउंट्स में कितनी वैल्यू शो हो रही है, ठीक है, तो उस वैल्यू को हम बुक वैल्यू कहेंगे। तो अपीयर्स इन द बुक्स। अगला टर्म हम देखते हैं और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, ठीक है। आपकी अपनी वो जैसे कोई अकाउंट्स की बुक की बात नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश की बुक की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, या हिंदी की बुक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बुक्स हैं इनकी बात करता है, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? Books in which financial transactions of an entity are recorded. जैसे आप देखते हैं कैश बुक होता है, ठीक, बैंक बुक होता है, जर्नल होता है, लेजर होता है, तो इसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटिटी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड। तो कैश बुक में आप देखते हैं कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, बैंक बुक में आप देखते हैं बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, परचेज बुक में परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, जर्नल में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करी जाएंगी, लेजर में पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाएगी। तो ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, इन सबको हम कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। चलिए अगला टर्म हमने लिया है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चलिए देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट मींस डायरेक्ट कॉस्ट एट्रिब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी किसी भी गुड्स का अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है, किसी भी गुड्स का अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उसका जो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट में अगर हम लेकर के चले, बेसिकली इसका एक फॉर्मूला हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट में बेसिकली लेकर के चलेंगे हम क्या, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। जैसे वेजेस की बात करें, जो
प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड, फैक्ट्री रिलेटेड जैसे जो एक्सपेंसेस होंगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर ट्रेडिंग यूनिट है, तो ट्रेड से रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्सपेंस कंसर्न होंगे उन्हें हम किस में लेकर के चलेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट में लेकर के चलेंगे। एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो सेल को एक्चुअलाइज करने के लिए इनकर हो रहा है, किया जा रहा है, सर्विस को रेंडर करने के लिए ऐसा कोई भी एक्सपेंस अगर कुछ किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी गुड्स का अगर हमने सेल किया है, ठीक, तो उसके सेल को आप तभी एक्चुअलाइज कर सकते हैं जब जो आपने बेचा है उसे कहीं ना कहीं से आप परचेज कर रहे होंगे। ठीक, अब उसको आप अपने फैक्ट्री तक ला रहे होंगे तो कुछ ना कुछ वेजेस का पेमेंट हो रहा होगा। ठीक है, या अगर आपने उसको प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी इसमें आपके डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएंगे। वेजेस एक एग्जांपल है आपका डायरेक्ट कॉस्ट का। ठीक है, और इसी तरीके से अगर रेंट हम लेते हैं लेकिन फैक्ट्री का होगा तब डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, लेकिन अगर ऑफिस रेंट की बात करें तो वो इनडायरेक्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर मीनिंग बेसिकली आपको ये समझना है कि डायरेक्टली कंसर्न होना चाहिए किससे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, इससे डायरेक्टली कंसर्न होना चाहिए वो हेड। अगला टर्म देखते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को अगर हम डे टू डे लाइफ से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द बुक वैल्यू। थोड़ा सा अलग ले लें, डे टू डे लाइफ से रिलेट करें, ये तो हमने आपको बता दिया कि अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या, अगर डे टू डे लाइफ से देखें तो जो एफिशिएंसी में डिक्लाइन है दैट इज डेप्रिसिएशन। परफॉर्मेंस में जो डिक्लाइन है किसी भी एसेट का तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे आप एक कार खरीद के लाते हैं तो शुरू में तो खूब अच्छी चलती है, खूब स्पीड होती है उसमें, ठीक है, उसका पिकअप भी बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाते हैं तो जितना ज्यादा बार आप उसको यूज कर रहे होते हैं वैसे वैसे उसकी जो एफिशिएंसी है आप देखते हैं उसमें कमी आती चली जाती है। तो मशीनरी है जैसे, तो शुरुआत में आप लाते हैं तो उसकी जो प्रोडक्शन एबिलिटी है वो हाई होती है, लेकिन जैसे जैसे आप देखते हैं कि आप उसको जितना ज्यादा समय तक यूज करते हैं और किस मैनर में यूज करते हैं दैट आल्सो काउंट्स हियर। ठीक है, तो ये क्या करता है, लेटर पीरियड में इसकी एफिशिएंसी को डिक्लाइन करता, आप देखते हैं इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाती है लेटर पीरियड में। ठीक, तो जो रिपेयरिंग कॉस्ट जो बढ़ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्योंकि अगर आपको उस एसेट की एफिशिएंसी को मेंटेन करना तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, तो अब यहां पर देखते हैं हमारे हमको और क्या क्या चीजें इसमें समझनी है। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, यानी एसेट की वैल्यू में जो फॉल होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ यूजेस, यानी उस एसेट को यूज किया गया है, यूजेस विद ए फ्लक्स ऑफ टाइम, क्या होता है कि टाइम बीतता जा रहा है, जितनी ज्यादा समय तक आपने उसको यूज किया होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि शुरुआती पीरियड में और लेटर पीरियड में जैसे जैसे वो टाइम आगे निकलेगा और आप उसको यूज करते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डेप्रिशिएट करेगा उस एसेट की वैल्यू को, ये फ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट। और दूसरा डेप्रिसिएशन किस वजह से हो सकता है, आउट ऑफ फैशन हो गया, मान लेते वो जो एसेट है, नई टेक्निक आती है तो नई टेक्निक जो पुरानी टेक्निक के मशीनरी को, टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करती है, तो पुरानी वाली की जो एफिशिएंसी है वो आप देखेंगे नए के कंपैरिजन में कम रहती है, तो इसे भी हम फॉल इन द वैल्यू में लेकर के चलेंगे, डेप्रिसिएशन में लेकर के चलेंगे इसको। ठीक है, ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट, और कई बार क्या होता है कि मशीनरी एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट की वजह से भी उसकी एसेट की जो बुक वैल्यू है उसमें फॉल होता है, उसकी एफिशिएंसी में फॉल होता है, सडन फॉल होता है। ठीक है, लेकिन ये रीगेनेबल नहीं होना चाहिए।
डेप्रिसिएशन क्या होता है? परमानेंट फॉल की बात करता है। ऐसा नहीं कि एक बार फॉल किया फिर रीगेन किया जा सकता है, ऐसा नहीं। तो ये जो रीगेनेबल अगर होगा तो उसे आप डेप्रिसिएशन में नहीं रखेंगे। जो बुक वैल्यू में फॉल आ रहा है वो परमानेंट फॉल होना चाहिए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन में हम उसको लेकर के चलते हैं। इट्स एन allocation of cost of fixed asset in each accounting year during its estimated useful life। यानी क्या हो गया कि सपोज दैट जो आपने एसेट खरीदा है वो कितने साल चलने वाली है? वो चलने वाली है 10 साल। तो अब आप क्या करते हैं, अगर 10 साल तक आपने उसको यूज किया है तो हर साल उसकी बुक वैल्यू में एक एस्टिमेशन है ये 10 साल का, ठीक है। अब आप सपोज दैट कोई फ्रिज खरीद के लाते हैं, ठीक है, तो आपको बता दिया जाता है कि एस्टिमेटेड लाइफ इसकी जो है वो 15 साल की है या 20 साल की, इतने समय तक ये चल जाएगी। और इसकी एफिशिएंसी में आप देखेंगे जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी रिकॉर्ड करी जाती है वो अटेनेबल होती है, लेकिन उसके बाद ये क्या हो जाएगी उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच के अकॉर्डिंग इसको वो स्क्रैप में कन्वर्ट होते हुए मान लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एसेट को लेकर के भी चलेंगे। तो जो फिक्स एसेट है या कोई भी एसेट जिसको हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं उसके बुक वैल्यू में फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट? कंटीन्यूअस यूज, परमानेंट यूज, आउट ऑफ फैशन होने की वजह से, ऑब्सोलेंस की वजह से, फ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से, इनमें से किसी भी रीजन से अगर बुक वैल्यू में फॉल हो रहा है और परमानेंट होना चाहिए, और ये जो फॉल इन द वैल्यू आप देख रहे हैं इसको आप डिवाइड कर लेते हैं किसमें? एस्टिमेटेड लाइफ में, ठीक। 10,000 रुपए की सपोज दैट अगर कोई एक मशीनरी खरीदी गई है तो वो चलने वाली है अगर 10 साल, तो आपने क्या किया, उसको हर साल आप क्या लेकर के चल रहे हैं, वो अगर आप 10 साल बाद उसकी बुक वैल्यू 0 होने वाली है, ठीक है, 10 साल बाद उसकी बुक वैल्यू 0 होने वाली, तो आप उसको बुक्स में 1/10 डेप्रिशिएट होते हुए हर साल दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बुक में शो करनी होती है आपको, ठीक। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है हमको ये यहाँ पर समझना है। इसका कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमें यहाँ पर केवल इसका मीनिंग समझना है कि डेप्रिसिएशन क्या है। तो डेप्रिसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ यूजेज और विद इफ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट। It is an allocation of cost of fixed asset in each accounting year during its estimated useful life. So this is all about this video. We have discussed terms: bad debt, balance sheet, book value, books of accounts, cost of goods sold, depreciation. Hope all these terms are quite clear to all of you. आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। और डू वॉच आवर वीडियोस पूरे देखें। पूरे वीडियोस देखने से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।